हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अगर आपका क्लास 12th हिंदी टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर को होने वाला है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 100+ एमसीक्यूज़। वो भी मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ दे रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। हो सकता है कि यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज़ डायरेक्टली आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देवसेना का गीत वाला, सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे पोएम वाला पोर्शन ले लिया है। देख लेते हैं क्वेश्चन। कोशिश कीजिए कि आप मेरे से पहले आंसर दें, और कितने आपके टोटल आंसर सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से लिख के जाइएगा। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनका जो जन्म था वो सन 1889 में हुआ था। तो जिस भी बच्चे को ये डाटा याद नहीं है, प्लीज करके कर लो, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो गीत है आपका, है ना, ये जो आपका पर्टिकुलर गीत है देवसेना का गीत, यह गीत प्रसाद जी के किस नाटक से लिया गया है। तो आखिरकार ये जो देवसेना का गीत है वो कौन से वाले नाटक से लिया गया है, तो वो स्कंदगुप्त वाली जो स्टोरी थी ना, उससे लिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद जी के साहित्य में प्रमुखता से चित्रण हुआ है, कि जो यह प्रसाद जी का साहित्य है उसमें बेसिकली किस चीज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है राष्ट्रीय जागरण के स्वर के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसेना का गीत का मुख्य रस कौन सा है, कि जो देवसेना का गीत है उसमें बेसिकली मेन कौन सा रस जो है वो बार बार यूज किया गया है। तो बार बार जो है करुण रस की बात कही गई है इस पूरे जो पोएम में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, पूरे में क्या है कि लगभग सा करुण रस ज्यादा मैक्सिमम यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मधुकरियों का से आशय है, कि ये जो आपका पोयम है उसमें मधुकरियों की भीख लुटाई वाला जो है एक पोर्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि यार मधुकरियों का मतलब क्या होता है ना, क्या कोयल होता है, कि मधुमक्खी होता है, कि शराब होता है, कि भिक्षा में दिए जाने वाला पका हुआ अन्न होता है। तो कई बच्चों को लगेगा कि मधुकरियों का मतलब मधुमक्खी हो जाना चाहिए, लेकिन मधुमक्खी नहीं होता यार। मधुकरियों का मतलब होता है भिक्षा में दिया जाने वाला पका हुआ अन्न, है ना। अगर आपको कोई भीख में जैसे पका हुआ खाना दे देता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो उसको हम बोल सकते हैं कि वो मधुकरियों की भीख लुटाई, है ना। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन विपिन किसका प्रतीक है, कि ये जो गहन विपिन होता है उसका क्या मतलब है, वो किस चीज को शो करता है। तो जो गहन विपिन है वो आपका शो करता है दुख और संघर्ष से भरे जीवन को, कि अगर किसी के जीवन में, लाइफ में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा ऐसे संघर्ष करना पड़ रहा है हर स्टेप पे, तो उसको बोलते हैं गहन विपिन। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतृष्ण और दीठ क्रमशः किस प्रकार के शब्द हैं, कि जो सतृष्ण है और दीठ आखिरकार ये किस टाइप का वर्ड है वो आपको बताना है। तो ये आपका कैसा वर्ड है, तत्सम और तद्भव वाला वर्ड है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से प्रसाद जी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। तो इनमें से कौन सा उनका जो पॉपुलर महाकाव्य है वो आपको बताना है। तो उनका सबसे ज्यादा जो पॉपुलर महाकाव्य है वो कामायनी था। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस गीत में किस प्रकार के शब्दों की बहुलता है ना, कि आखिरकार ये जो पर्टिकुलर गीत है देवसेना का गीत, उसमें किस चीज की बहुत ज्यादा बहुलता है, मतलब बहुत ज्यादा यूज किया गया है उस पर्टिकुलर प्रकार के शब्दों को, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो संस्कृत निष्ठ जैसे शब्द है वो बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका श्रमित स्वप्न। श्रमित स्वप्न में जो श्रमित है वो किस प्रकार का शब्द है, क्या वो विशेषण है, कि क्रिया है, कि संज्ञा है, कि सर्वनाम है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे पता चल रहा है कि जो स्वप्न है उसकी विशेषता बता रहा है कि स्वप्न कैसा है, श्रमित स्वप्न है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोएम की तरफ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, या फिर किसी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है, चाहे बोर्ड्स हो, जेई हो या नीट हो, या फिर चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, 24/7 आप अपने क्वेश्चन डाउट को क्लियर कर सकते हैं, वो भी 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले आपको फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फिलो ऐप को आप अपनी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उसका फोटो लीजिए, और उसके बाद फोटो को अपलोड होते ही 60 सेकेंड के अंदर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आपको कनेक्ट किया जाएगा। अभी डाउनलोड कीजिए फिलो ऐप को, जो कि है आपका कार्नेलिया का गीत।
तो जो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्नेलिया कौन थी, है ना, कार्नेलिया कौन थी, वो सेल्यूकस की जो है पुत्री थी, है ना। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कविता में अरुण से आशय है, कि अरुण का बेसिकली क्या मतलब होता है। तो ये तो एक टाइप का देखो पर्यायवाची शब्द ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपका अरुण होता है वो सूर्य की लाल किरणों से रंगा हुआ के लिए यूज कर सकते हैं, सूर्य से रिलेटेड चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसाती आंखें, बरसाती आंखों का क्या मतलब है, क्या एकदम सुंदर आंखें मतलब है, कि बादल है, कि वर्षा है, कि प्रेम व करुणा के जल से पूरित आंखें हैं। कई बच्चों को लगेगा कि यार बरसाती आंखों का मतलब ये है कि रोने वाली आंखें, बट ऑप्शन में ही नहीं है। कई बच्चों को लगेगा क्वेश्चन ही गलत है। कुछ लोगों को लगेगा कि बरसाती आंखें तब कह सकते हैं फैशन में, कि ए तेरी तो बरसाती आंखें लगती हैं, बहुत ही सुंदर आंखें हैं, थोड़ा फ्लर्टिंग टाइप हो जाएगा ये तो। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज़ किया गया है वो है प्रेम व करुणा के जल से पूरित आंखें, कि लाइक जब आप प्रेम में हैं, जब आप करुणा में हैं, तो उस टाइम पे आपको लाइक अगर आप रो रहे हैं तो उस टाइप से जो आंखें होती हैं उसको बोला जाता है कि आपका क्या है, बरसाती आंखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह रचना साहित्य कौन सी विधा है, कि जो रचना साहित्य वो किस टाइप की चीज़ है। तो वो ऑफकोर्स आपका गीत है, क्योंकि सीधा साफ बोला गया कार्नेलिया का गीत, तो गीत ही रहेगा ना। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाच रही तरु शिखा मनोहर, इसमें कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देख रहे हो कह रहा है कि नाच रही तरु शिखा मनोहर, मानवीकरण अलंकार है ना, चीजों को कैसे किया जा रहा है, ह्यूमन से कंपैरिजन करके लिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मानवीकरण अलंकार जो है वो यूज हो जाएगा, मतलब वही वाला अलंकार यूज है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रातः काल में उषा रूपी पनिहारिन अपने घड़े में कौन से सुख उड़ेलती है, कि मॉर्निंग में क्या होता है कि जो आपकी उषा रूपी पनिहारिन होती है वो अपने घड़े में कौन सा सुख जो है वो लेके चलती है या उड़ेलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थर्ड वाला, नवीन आशा उमंग और उत्साह लेकर वो क्या करती है कि उड़ेलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गीत का मुख्य रस कौन सा है, ये जो पर्टिकुलर आपका गीत है कार्नेलिया का गीत, अगर कभी भी उसमें कोई पूछेगा कि उसमें कौन सा वाला रस यूज किया गया है, ठीक है, तो आपको वहां पर क्या है कि आपका शांत रस यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काव्य गुण का प्रयोग किया गया है इस पर्टिकुलर गीत में। तो इसमें क्या है कि माधुर्य जो आपका काव्य गुण है वो यूज किया गया है, बहुत ही मधुर तरीके से पूरी की पूरी जो पोयम है वो लिखी गई है। अब ना हम लोग सत्य वाला जो आपका है पोर्शन उसको पढ़ने वाले हैं, और एक कम वाले पोर्शन पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि विष्णु खरे किस काल के कवि थे, ठीक है, कौन से काल के कवि थे, तो वो स्वतंत्रता के बाद जो है वो मार्केट में आए थे। तो जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु खरे ने मरु प्रदेश और अन्य कविताओं में किस कवि की कविताओं का अनुवाद किया है, कि जो विष्णु खरे थे वो मरु प्रदेश और जो उन्होंने और सारी कविताएं लिखी थी उसमें उन्होंने किस चीज़ के बारे में कवि की कविताओं का अनुवाद किया है, आखिरकार कौन से कवि के बारे में लाइक उन्होंने बताया। तो टी.एस. एलियट जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें किस देश के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो आखिरकार उन्हें कौन से देश में जो है राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था वो आपको बताना है। तो वो उनको फिनलैंड में मिला था। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि किस नाम से पुकारता है, कि अगर ऐसा इंसान जो दूसरों के सामने हाथ फैलाता रहे तो कवि उसको क्या बोलता है, क्या वो उसको भिखारी बोलता है, कि धोखेबाज बोलता है, कि ईमानदार बोलता है, कि देशभक्त बोलता है। वो बोलता है कि वो लोग ईमानदार है, कि कम से कम एटलीस्ट वो आपके सामने हाथ फैला रहे हैं, वो कम से कम चुरा तो नहीं रहे। यहाँ पर तो लोग क्या कर रहे हैं, धोखेबाजी से पैसा अर्न कर रहे हैं। तो कभी कहते हैं कि वही लोग असली धोखेबाज है, वही असली लोग भिखारी है जो चोरी चकारी डकैती करते हैं। एक भिखारी जो है एटलीस्ट वो आपके सामने गिड़गिड़ाता है, आपकी मर्जी आपको पैसा देना है या नहीं देना, इट्स टोटली योर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, आपको देना नहीं, आपका डिसीजन भी होगा। लेकिन हम नहीं कह सकते कि जो एक भिखारी है वो बेसिकली उसको भिखारी वर्ड बोलना ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, हाथ फैलाने का अर्थ है, हाथ फैलाने का क्या मतलब है वो आपको बताना है। तो हाथ फैलाने का बेसिकली क्या मतलब होता है, नॉर्मल सिंपल सी मतलब होता है मांगना या याचना करना, है ना। किसी के सामने आप लाइक कुछ मांग रहे हो तो आपको हाथ ही फैलाना कहेंगे ना, कि इसने मेरे सामने हाथ फैलाया 10 करोड़ रुपए के लिए या 2 लाख के लिए या 5,000 के लिए, कुछ भी हो सकता है, वो तो खैर उसी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईमानदार व्यक्ति, जो ईमानदार आदमी को दयनीय स्थिति किसके कारण है, कि जो आखिरकार ईमानदार व्यक्ति होता है उसकी इतनी दयनीय स्थिति क्यों है, किसके कारण है ना, वो आपको बताना है।
तो किसके कारण है, तो समाज के जो धोखेबाज और बेईमान लोग होते हैं उनके कारण क्या होता है कि जो ईमानदार आदमी है बेचारा वो गरीब का गरीब रह जाता है, और जो धोखेबाजी और बेईमानी से पैसा कमाते हैं वो सब बड़े बड़े घरों और महलों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईमानदार व्यक्ति किस आदमी से निश्चिंत रह सकता है, कि जो ईमानदार व्यक्ति है वो किस चीज़ से, जो किन तरह के जो लोग होते हैं उनसे बिल्कुल निश्चिंत रह सकता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो कभी से जो है वो किसी भी ईमानदार व्यक्ति को लाइक डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी स्वयं को क्या कहकर पुकारता है, तो कभी जो है वो स्वयं स्वयं को बोलता है कि जो वो लाचार है, वो कामचोर है, कंगाल या कोढ़ी हो सकता है, लेकिन कम से कम वो भिखारी नहीं है, वो दूसरों को पैसे को नहीं लूट रहा, एटलीस्ट वो जो भी है चाहे जिस भी कंडीशन में, बट एटलीस्ट वो लोगों को धोखा नहीं दे रहा। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो निर्लज और निराकांक्षी किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये आपके क्या है, संस्कृत निष्ठ और तत्सम जैसे शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता का क्या काव्य गुण है ना, इस कविता का क्या काव्य गुण है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि इस कविता का किस तरह का गुण है आपका, तो यहाँ पर आपका काव्य गुण क्या हो जाएगा, आपका सेकंड वाला ऑप्शन मीन्स प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सत्य वाली जो आपकी कविता है इसको देख लेते हैं। तो कविता में किन पौराणिक पात्रों का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, कि जो कविता है उसमें किस किस तरह के कैरेक्टर्स को लिए गए हैं। तो आपको पता है कि जो पूरी की पूरी पोएम है वो विदुर और युधिष्ठिर पे ही बेस्ड है, और पूरी की पूरी पोएम में इन दोनों की ही बातें कही गई हैं। कविता में विदुर किसका प्रतीक है, लाइक विदुर किस चीज़ का प्रतीक है, तो वो सत्य का प्रतीक है। उसको ऐसा माना जाता है कि वो अगर कोई लाइक है ना इस दुनिया में सत्यवादी, तो वो विदुर ही है, वो उसका प्रतीक है एकदम ऐसा सा। कविता में किसका मानवीकरण किया गया है, तो कविता में जो है सत्य का मानवीकरण किया गया है, कि किस तरीके से सत्य भागती है, इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदुर किस वृक्ष के तने से टिककर खड़े होते हैं, कि जो पोयम है उसमें बताया गया है कि विदुर जो है वो आपके क्या उनसे सम्मी के पेड़ के जो है टिककर खड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य की पहचान कैसे की जा सकती है, तो भाई सत्य की पहचान क्या पढ़ाई के माध्यम से हो सकती है। एक बात बताओ, हम सब पढ़े लिखे हैं क्या, पर क्या हमें समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है, भाई नहीं पता चलता है भाई। लड़कर एक बात बताओ, मैं अपने फ्रेंड से झगड़ा कर लूँ तो मुझे सत्य की पहचान लग जाएगी, नॉट एट ऑल। पूजा पाठ के द्वारा, हे भगवान, मतलब कैसे ही पता चल जाएगा, पूजा पाठ के द्वारा थोड़ी ना मेरे अंदर कोई जादू आ जाएगा, अंदर आत्मा के अनुभव से। जी हाँ, बोला जाता है कि जो आपकी अंतर आत्मा कह रही है वही सच्चाई है, अकॉर्डिंग टू पोयम। अदरवाइज तो सत्य की पहचान कर ही नहीं जा सकती। लोग इतने धोखेबाज है और लोगों के इतने फेस है ना, डबल फेस ट्रिपल फेस, लोग कुछ भी हो सकते हैं आज के ज़माने में, कुछ नहीं कहा जा सकता। कवि ने किस पौराणिक आख्यान से संदर्भ उपस्थित किए हैं, ठीक है, तो कवि ने आखिरकार जो है कौन सी चीज़ से बेसिकली पूरी की पूरी स्टोरी ली है और वहीं का जो पार्ट है वो बताया है। तो आपको पता है कि जो पार्ट है वो महाभारत से लिया गया है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस कविता का मुख्य रस कौन सा है, तो शांत रस है ना। नॉर्मली शांत होकर ये चीज़ें बताई गई हैं, ऐसा नहीं है कि कतई एकदम हंसी थोड़ी ना आ रही है पोएम को पढ़ के, वीर थोड़ी ना है, करुण थोड़ी ना है। सत्य क्या जानना चाहता है, एक बात बताओ, सत्य बेसिकली क्या जानना चाहता है, सत्य जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। मतलब यहाँ पे इस पोएम में इस तरीके से बताया गया ना कि यार जो सत्य है वो कोई इंसान है और वो चाह रहा है कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो, तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो तुम मेरे पीछे कितना भाग सकते हो, कि मैं तो तुमसे दूर जाता रहूंगा पर क्या तुम मेरे पास आ पाओगे, है ना। पुलिस क्या करती है, ढूंढने की कोशिश करती है सत्य को। तो यहाँ पर जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो निनिर्मेष का क्या अर्थ है, तो पोएम में जो है निनिर्मेष शब्द आपका एक बार आया है, तो उसमें जो आपको बताना है कि निनिर्मेष वहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर अपलक शब्द का जो है वो एज अ मतलब पर्यायवाची वहाँ पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन है, आपने बार बार देखा होगा कविता में हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यार ये हम कौन है ना, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका हम है वो समाज का साधारण मनुष्य है, जो कि मतलब जो नॉर्मल मनुष्य होते हैं, नॉर्मल पब्लिक होती है, उसको उसके लिए जो वर्ड है वो हम यूज़ किया जा रहा है बार बार। तो यहाँ पर जो आपका डी वाला या फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट मतलब जो चैप्टर है बेसिकली बसंत आया पोएम है, तो इसमें जो बसंत आया है
उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की कविताएं कौन से सप्तक में संकलित है? कि जो रघुवीर सहाय जी ने कविताएं लिखी है वो कौन से सप्तक में लिखी थी, और उन चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो उन्होंने बेसिकली क्या करा था, दूसरा शतक की जो है उनकी सारी कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से रघुवीर सहाय की काव्य कृति कौन सी नहीं है? कि इनमें से कौन सा जो है वो रघुवीर सहाय जी ने नहीं लिखा है, वो आपको बताना है। तो एक बात बताओ, मानस क्या रघुवीर सहाय जी ने लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा है। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को चिड़िया की आवाज कैसी लगी? कि जो लेखक था उसको बेसिकली चिड़िया की आवाज किस टाइप की लग रही थी? क्या जैसे बच्चा हंसता है वैसी लग रही थी, कि जैसे बांसुरी बजती है कि वैसी लग रही थी, कि जैसे पानी बहता है वैसी लग रही थी, कि जैसे दो बहन दा कहती हैं वैसी लग रही थी? तो ऑफकोर्स जैसे दो बहन दा कहती हैं वैसी लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने किस हवा का हल्का स्पर्श महसूस किया? कि आखिरकार किस टाइम के जो है हवा का हल्का स्पर्श उन्होंने महसूस किया था? तो सुबह के 6 बजे का। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने फुटपाथ पर चलते चलते क्या जाना? कि जब वो सड़कों पर चल रहे थे तो उनको क्या पता चला? एक बात बताओ, उनको क्या ही पता चला? तो उनको पता चल गया कि यार बसंत का आना, उन्हें पता चल गया कि लग रहा है बसंत आ चुका है। इससे पहले कवि को बसंत के आने की सूचना कैसे मिलती थी? उसको कैसे पता चलता था पहले कि हाँ बसंत आया कि नहीं आया? तो जब भैया उसको छुट्टी मिलती थी, या कैलेंडर से पता चलता था, या तो कविताएं पढ़ने से पता चलता था। उससे पहले तो उसे कतई पता नहीं चलता था। तो यहाँ पर जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कि जो रघुवीर सहाय है उनको कौन सी, मतलब जो उन्होंने कृति लिखी थी और ये साहित्य लिखा था, उसके लिए उनको जो है पुरस्कार मिला था, तो वो कौन सी वाली थी? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि आपका लोग भूल गए। उन्होंने बहुत ही अच्छी उनकी एक कृति थी जिसके लिए उन्हें जो है प्राइज भी मिला था। तो यहाँ पर जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बसंत में प्रकृति के कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? कि जब बसंत का मौसम होता है तो आखिरकार हमारे नेचर में किस टाइप के चेंजेस आ जाते हैं, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट है आपका आम का बौराना, बिल्कुल आ जाता है। ढाक के जंगलों पर लाल फुलाना, बिल्कुल। भौरों और कोयल का गान, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरकी सी आई में कौन सा अलंकार है? कि फिरकी सी आई में आखिरकार किस तरह की जो अलंकार है उसका यूज किया गया है? तो यहाँ पर जो है आपका उपमा अलंकार यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में कौन सी अलंकार का प्रयोग नहीं है? मतलब कविता में कौन सा अलंकार बिल्कुल यूज नहीं हुआ है? अनुप्रास वाला तो हुआ था थोड़ा थोड़ा, है ना, उपमा वाला भी हुआ है, पुनरुक्ति भी। और यार अतिशयोक्ति कब हुआ है? कब बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बातें की गई? कभी नहीं की गई है, प्लीज करके। तो यहाँ पर जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पहुंच चुके हैं तोड़ो कविता पे, ठीक है, तोड़ो जोड़ो, ठीक है, तोड़ो कविता पे। तो तोड़ो कविता के क्वेश्चंस कर लेते हैं। कह रहा है तोड़ो कविता क्या है? क्या एक निराशा की कविता है, कि आवेगपूर्ण कविता है, कि प्रेम की कविता है, कि उद्बोधन परक कविता है? तो ये जो आपकी कविता है वो बेसिकली एक उद्बोधन परक कविता है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार नवीन सृजन किसे शुरू होता है? कि कवि के अनुसार जो है वो नवीन सृजन कैसे शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, मतलब कैसे पता चलता है कि यार जो नवीन सृजन है वो शुरू होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट है पुरानी बाधाओं को तोड़कर। जी हाँ, पुरानी बाधाएं जब तक आप नहीं तोड़ोगे तब तक आप कोई नई चीज स्टार्ट ही नहीं कर सकते, कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते। सकारात्मक सोच बिल्कुल आपको रखनी पड़ेगी जब तक कि आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है। मैंने आपको कितनी बार कहा है, पॉजिटिविटी नहीं रहेगी आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, आपका फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है मन में आशावादी बनने से। आपके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हो तो ऐसा मत सोचो कि यार मेरी ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और आप रोना धोना शुरू कर दो। आप मन में एक आशा रखो, प्लीज आपके साथ सही होगा। तो यहाँ पर जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे आधे गाने से आशय है। कि जो आधे आधे वर्ड यूज किया गया आखिरकार उसका क्या मतलब है? आधे आधे गाने से मतलब है मन में स्पष्ट भावों का सृजन ना होना। मतलब क्या होता है, कई बार हम ना स्पष्ट भाव हमारे अंदर नहीं होता, और मतलब हम थोड़ा थोड़ा सोचते हैं कि हाँ ठीक है, तो उस टाइम पे हम जो है वो कवि ने यूज किया है आधे आधे गाने। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिट्टी में रस से अभिप्राय है। कि मिट्टी में रस का क्या मतलब है? तो मिट्टी में रस का मतलब है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति, कि आखिरकार मिट्टी में कितनी ज्यादा उर्वरा शक्ति है, वो कितना उपजाऊ है। नेक्स्ट है कि गोड़ों का क्या अर्थ है? कि यार गोड़ों का क्या ही मतलब होता है? तो गोड़ों का जो आपका मतलब होता है उसकी बात कर लेते हैं।
तो गोड़ों का क्या अर्थ होता है, ये सभी तीनों जो है वो आपके गोड़ों के अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज का पोषण कैसे होता है। एक बात बताओ, बीज का पोषण कब होगा? क्या बंजर भूमि में होगा? बिल्कुल नहीं। पानी में आप जाके बीज रोप दोगे, क्या ही सेंस है? हवा में बीज, क्या ही सेंस है? तो यहाँ पर जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तोड़ो तोड़ो तोड़ो, आखिरकार इसमें कौन सा अलंकार है? ऑफकोर्स पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट है आपका कि दूब से क्या अभिप्राय है। तो दूब ना गांव में बर्ड का वर्ड होता है, दूब का मतलब होता है हरी हरी छोटी छोटी घासें। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इस कविता में कौन सा काव्य गुण मुख्य है, कि आखिरकार इस पूरे कविता में कौन सा गुण जो है बहुत ज्यादा यूज किया गया। तो यहाँ पर जो ओज गुण है वो बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पत्थर चट्टान शब्द किसका प्रतीक है, कि पत्थर और चट्टान जैसे शब्द किसके प्रतीक होते हैं, है ना, किस चीज के प्रतीक होते हैं वो आपको बताना है। तो क्या सामाजिक रूढ़ियों के, कि झूठे बंधन के, कि केवल क के, कि क व ख दोनों के। तो दोनों के होते हैं ना, सामाजिक रूढ़ियों के भी प्रतीक होते हैं, क्योंकि वो भी एकदम पत्थर जैसे होते हैं, कठोर। समाज के लोग कैसे होते हैं? कठोर होते हैं भाई, वो चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। झूठे बंधनों का, है ना, झूठे बंधन भी कैसे होते हैं? एकदम कठोर से होते हैं, बहुत ही गंदे से होते हैं, उनका बदलना ही नहीं। झूठे बंधन ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा कविता वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, और मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं मतलब इस जो पर्टिकुलर बुक का है आपका अंतरा वाला, उसके सारे के सारे चैप्टर को हम डिस्कस कर देंगे, और अंतराल का जो चैप्टर आ रहा है उसको भी डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। तो इसको हम एज अ फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। सेकेंड पार्ट जरूर से जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।